हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश। मैं साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ता हूँ और आप देख रहे हैं लॉव इट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडो नेपाल क्राइसिस के बारे में। तो ये क्राइसिस ये है कि कुछ दिन पहले नेपाल ने अपना एक ऑफिशियल नया मैप रिलीज किया है, जिसमें उसने कुछ इंडियन और कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को अपने खुद के जमीन के रूप में दिखाया है। और तब से लेके आज तक इंडिया और नेपाल के बीच में एक तनाव का माहौल चल रहा है। और क्या ये नेपाल को इंडिया से प्रॉब्लम क्या है भाई? ये सवाल पिछले कुछ महीनों में मुझे बहुत बार सुनने को मिला है, क्योंकि दिस वाज नॉट ऑलवेज द केस, राइट? इंडिया और नेपाल बहुत से दिनों से अपने बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई, एक दूसरे के अगेंस्ट में? चलिए पता करते हैं। आज इन दोनों देशों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, इसको पूरी तरह से समझने के लिए ओवर द इयर्स ये इंडो नेपाल बायलैटरल रिलेशनशिप्स एग्जैक्टली कैसे डेवलप हुआ, उसका एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो ये कहानी शुरू होती है 1950 से, जब भारत और नेपाल ने इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को साइन किया। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस ट्रीटी के अनुसार इन दोनों देशों के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप कायम होता है। तो स्पेशल ट्रेड फैसिलिटीज, ओपन बॉर्डर्स और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में एक दूसरे का पूरा साथ देना, ये सब वादे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों देश एक दूसरे से करती है। पर जैसा कि हम जानते हैं, कोई नया कपल अपने रिलेशनशिप के शुरुआत में एक दूसरे के लिए चांद तारे तोड़ के लाने का प्रॉमिस करता है, और जब वो फेरी टेल वाला वक्त खत्म हो जाता है तो अपने ही प्रॉमिसेस से मुकर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस केस में भी। पहले तो इस ट्रीटी के अनुसार इंडियंस को नेपाली सिटीजनशिप बहुत आसानी से मिल जाता था। अब नेपाल के जो लोकल रेसिडेंट्स थे उनको ये पसंद नहीं था, और इसके साथ इंडिया नेपाल में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा था। वहां पे स्टेशंस बना के पर्सनल पोस्ट कर रहा था, जो कि नेपाली गवर्नमेंट को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। पर नेपाल कुछ सालों तक चुप रहा। पर 1962 के इंडो चाइना वॉर और उसमें इंडिया का हार नेपाल को वो मौका दिया जहां पे अब वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ एक्टिव स्टेप्स ले सकता था। तो इस दौरान हमारे इंडो नेपाल रिलेशनशिप को एक बड़ा झटका लगा। जहां पे नेपाल ने इंडिया के फेवर में बहुत से ट्रेड कंसेशंस को बंद कर दिया, वहीं पे इंडिया ने भी अपने सॉइल में नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज का एक्टिविटीज बंद कर दिया। इसके बाद 1969 में नेपाल ने इंडिया से मांग की कि वो नेपाली सॉइल से अपना मिलिट्री प्रेजेंस हटा ले, और इंडिया ने ये बात फिलहाल के लिए तब मान ली। ये रिलेशनशिप और स्ट्रेस्ड हुआ जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना। नेपाल की तरफ से कंसर्न दिखाया गया कि कहीं नेपाल में भी इंडिया का एनेक्सेशन ना हो, और इसीलिए नेपाल ने खुद को इंटरनेशनल जोन ऑफ पीस का टैग देने के लिए यूएन में अपील किया, ताकि नेपाल में कोई भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पे इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके। पर इस प्रपोजल को इंडिया ने promptly support नहीं किया। And with this began a new chapter in the Indo-Nepal bilateral relationships। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 1988 में। इंडियन गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट के ऑपोजिंग पार्टीज को अपने सॉइल में ऑपरेट करने की परमिशंस दे रहा था, जो कि नेपाल के राणास को कुछ खास पसंद नहीं था नेचुरली। कहीं ना कहीं डाउन द लाइन इंडिया ऑल्सो वांटेड टू हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ द मोनार्की दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन नेपाल फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और इसीलिए वो प्रो इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टीज को मदद कर रही थी ताकि वो नेपाल में पावर में आ सके। एंड दैट कॉज्ड अ रिजेंटमेंट अमंग द नेपाली गवर्नमेंट। एंड इन दिस सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालातों में 1950 में वो जो ट्रीटी साइन किए थे दोनों देश, वो एक्सपायर हो गए। इंडिया के काफी बार बोलने के बावजूद नेपाल ने उन ट्रीटीज को रिन्यू करने से इनकार कर दिया, ओइंग टू इट्स रिसेंट डिससैटिस्फैक्शन विद द इंडियन गवर्नमेंट। और इसी के साथ उन्होंने अपने मार्केट में इंडियन रुपीस का फ्री सर्कुलेशन में भी रोक लगा दी। नाउ दिस काइंड ऑफ एक्शंस हैज टू हैव इट्स रिपरकशंस, जो आया कलकत्ता पोर्ट में नेपाल के फ्री ऑपरेशंस के परमिशन की डिनायल के रूप में। विदाउट द कलकत्ता पोर्ट फैसिलिटीज, नेपाल के इंटरनेशनल ट्रेड्स बुरी तरह से हैम्पर हुए, और 1988 से 1989 तक आते आते उनका जीडीपी ग्रोथ रेट 9.7% से 1.5% हो गया।
1 साल में। इस दबाव के मुंह पे नेपाल बाउट आउट, और साथ ही साथ उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बहुत से चेंजेस हो रहे थे। द मोनार्क वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रो इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टीज टुक ओवर द गवर्नमेंट, और जल्दी ही उसने इंडिया के साथ अपने जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया, एंड द स्टेटस क्वो वाज रिस्टोर्ड वंस अगेन। अब ये न्यू फाउंड फ्रेंडशिप इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत दिनों तक चला, ऑलमोस्ट 2016 तक। अपने छोटे छोटे जो रिजेंटमेंट्स थे दोनों देशों के एक दूसरे के अगेंस्ट में, उनको किसी भी देश ने इस टाइम पीरियड में ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनाया। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फ्रॉम 1997 टू 2016, नेपाल में राणा वीरेंद्र और उसके साथ ऑलमोस्ट पूरी रॉयल लाइन का असैसिनेशन हो गया 2001 में, जिसका बाय द वे इन्वेस्टिगेशन आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। खैर, उसके बाद नेपाल में फुल डेमोक्रेसी रिस्टोर हुआ और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड माओइस्ट लीडर प्रचंड पावर में आए। लेकिन इन मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इंडिया के साथ नेपाल का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहा। लेकिन ये सब जब चल रहा था, तब इसके पैरेलली एक और चीज हो रहा था। नेपाल और बीजिंग के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेपाल वाज लूजनिंग इट्स टाइज विथ इंडिया। नाउ आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाई इज दैट, बट this sourness kept on culminating over various minor incidents. जैसे कि 2016 में प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज इन नेपाल, जो एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव जो नेपाल में होता है, वहां पे बुद्धिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपाल, ऐसा एक मैसेज स्ट्रांगली देने का कोशिश नेपाल ने किया, एंड एज अ रिजल्ट इंडिया ने उस कॉन्क्लेव को बॉयकॉट कर दिया। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत से होते रहे इस टाइम पीरियड में, which ultimately culminated into a sourness, a bitterness between these two nations. और इसके साथ आप ऐड कर लीजिए नेपाली लोकल्स का इंडियंस को नेपाली सिटीजनशिप आसानी से ना देने का वो लंबे समय से चल रहा मांग, जो वो लोग अभी भी कर रहे थे गवर्नमेंट के पास। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस, इन हालातों में वो नया मैप नेपाली पार्लियामेंट में पास हुआ। तो अगर आप सोच रहे कि सब कुछ तो ठीक ही था, अचानक से क्या हो गया, तो दैट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। तो आइए बात करते हैं अभी क्या हुआ, इमीडिएट कॉज क्या था जिसके वजह से नेपाल ने वो स्टेप लिया। भारत और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है, कालापानी टेरिटरी। कालापानी टेरिटरी is basically a basin of the Kalapani River and spring system. Now this area is controlled by the Indo-Tibetan police forces, पर दोनों ही देश मानती है कि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है, और दोनों देशों के बीच में एक पैक्ट भी है कि जितने भी ऐसे डिस्प्यूटेड लैंड्स है इंडिया और नेपाल के बीच, they will be solved through bilateral talks. And to be honest, ऐसे बहुत से disputed territories इन दोनों के बीच में bilateral talks से solve कर दिए गए हैं, but unfortunately कालापानी टेरिटरी के साथ ऐसा नहीं हुआ। Now this 40 some square kilometer area is a very strategic military point. इसके elevation की वजह से यहाँ से दूर दूर तक निगरानी किया जा सकता है, and that is important for India because this region is a tri-junction point between India, China and Nepal. So in case of any Chinese aggression, this position will be immensely helpful to the Indian forces, और इसीलिए इंडिया ये जगह नेपाल के हाथ में सौंपना नहीं चाहता। ऑन द अदर हैंड, नेपाल पुराने मैप्स प्रोड्यूस करके दावा कर रहा है कि ये इलाका नेपाल के दार्चुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। Now the problem is that कि 1815 में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में सुगावली ट्रीटी साइन हुआ था, और वहां पे काली रिवर को नेपाल का वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बोला गया था, लेकिन कोई जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स मेंशन नहीं किया गया था उस वक्त। नाउ विद कोर्स ऑफ टाइम, 1815 का ये ट्रीटी है, अभी 2020 चल रहा है, तो द काली रिवर हैज चेंज्ड इट्स कोर्स इन दिस टाइम। बहुत से नए स्ट्रीम्स वहां पे फॉर्म हो चुके हैं, बहुत से पुराने स्ट्रीम्स मर चुके हैं। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये जो काली रिवर है उसका एक्चुअल सोर्स क्या है, और वहां पे बहुत से जो स्ट्रीम्स है उसमें से एक्चुअली कौन सा काली रिवर है। इसका दो अलग अलग वर्जन इंडियन और नेपाली गवर्नमेंट देती है, और उसको नेपाल का वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कहती है, एंड हेंस द कंफ्यूजन।
पर जैसा कि मैंने कहा कि इस रीजन का मिलिट्री कंट्रोल पिछले 60 सालों से इंडिया के पास ही है। मई 8, 2020 को इंडिया ने अपने मेन लैंड से लिपुलेख पास तक एक 80 किलोमीटर रोड का इनॉग्रेशन किया, which was supposed to significantly decrease the travel time for traders going to China and the pilgrimage going to मानसरोवर। Now, firstly, ये जो रास्ता है ये उस कंट्रोवर्शियल काला पानी टेरिटरी के थ्रू गुजरती है, पर सेकेंडली ये जो लिपुलेख पास है इसको इंडिया ने उस 1962 के इंडो चाइना वॉर के वक्त में बंद कर दिया था टू प्रिवेंट एनी चाइनीज अग्रेशन थ्रू इट, और 1992 तक ये पास बंद ही रहा। और उस वक्त के लिए इंडिया से चाइना जो भी ट्रेड जाता था थ्रू लैंड वो तिनकर पास के थ्रू जाता था जो कि नेपाल में सिचुएटेड है, और इसके वजह से ऑब्वियसली नेपाल को बहुत ही एक बड़ा मॉनेटरी फायदा होता था। तो जैसे ही 1992 में ये लिपुलेख पास को खोल दिया गया एंड द ट्रेड स्टार्टेड फ्लोइंग डायरेक्टली टू चाइना फ्रॉम इंडिया बाईपासिंग नेपाल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। और 1997 में जब उनके खुद के पॉलिटिकल सिनेरियोस थोड़ा स्टेबल हुए तो उन्होंने इसको लेके थोड़ा जोर डालना शुरू किया, लेकिन क्योंकि तभी इंडिया के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था तो नेपाल ने ये सही नहीं समझा कि इंडिया को इस बात में ज्यादा फोर्स किया जाए। बट एज आई सेड बाय 2015 चाइना के साथ नेपाल के रिलेशनशिप स्ट्रांग होने की वजह से दिस डायनामिक चेंज्ड, और अभी जैसे ही ये रोड बनाया गया एंड नेपाल सॉ देयर इज अ लॉट मोर चांस ऑफ ट्रैफिक गोइंग टू द लिपुलेख पास नाउ देन द तिनकर पास, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देके अपना डिसेंट एक्सप्रेस किया। और इसी के बाद नेपाल ने अपना वो ऑफिशियल मैप रिलीज किया जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को उसने अपनी टेरिटरी के रूप में दिखाया है। स्क्रीन में अभी इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज एक्सटेंशन है दैट इज द डिस्प्यूटेड लैंड दैट नेपाल now claims to be its own। 375 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये जो फिजिकली तो इंडिया के कंट्रोल में है, पर अपने ऑफिशियल मैप्स में अपना खुद का इलाका बता के नेपाल यहाँ पे इंडिया को एक मैसेज देना चाहता है। और इसी के साथ साथ टू द साउथ तराई रीजन में डिस्प्यूटेड सुस्ता टेरिटरी को भी नेपाल ने अपनी जमीन के रूप में क्लेम किया है। ये सुस्ता टेरिटरी अगेन गोंडोक रिवर के कोर्स शिफ्टिंग के वजह से डिस्प्यूट में आ गया है इन द रिसेंट टाइम्स, मच लाइक द काली रिवर इन द प्रीवियस केस। सो दिस इज द करंट सिनेरियो बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ से? Talking. There is no question of military combat here. Nepal does not stand a chance against India in terms of military power, of course. पर इंडिया भी नहीं चाहता होगा कि ये ऐसा एक एज ओल्ड रिलेशनशिप को खराब कर देना, और साथ ही साथ अपने सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी नेपाल के साथ रिलेशनशिप सही रखना इंडिया को नेसेसरी है, क्योंकि इंडिया एंड नेपाल शेयर एन ओपन बॉर्डर। सो नेपाल के थ्रू इंडिया में एंट्री लेना इज अ वेरी लशियस ऑप्शन फॉर इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट। तो इस वजह से भी नेपाल के साथ रिलेशनशिप सही रखना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे इंसर्जेंसीज रोकने का दूसरा ऑप्शन है बॉर्डर को क्लोज कर देना, व्हिच आई पर्सनली थिंक शुड बी द लास्ट ऑप्शन। और उसके साथ साथ ये जो पावर गेम करेंटली चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट इंक्रीजेस द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल अ लॉट। एंड लास्टली इफ टॉक्स डज बिगिन, दोनों देशों को ही माउंटेन स्ट्रीम्स का ये फिकल शिफ्टिंग नेचर दिमाग में रखना जरूरी होगा। सिर्फ रिवर्स को एज अ बाउंड्री तैयार करना इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे इन केस ऑफ माउंटेनियस रीजन्स बिकॉज they keep shifting. So the next time they meet for resolving any border dispute, ऐसे किसी रिवर को बाउंड्री बोलने के साथ साथ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर देना दोनों के लिए ही अच्छा होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा इस वीडियो से। पर्सनली really want these two countries to solve their differences because this long standing age old relationship is not worth destroying over 370 square kilometer of land, you know. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल के बाकी वीडियोस भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो मी ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल बाय।